क्लास 12th हिंदी की सभी गद्यांश की व्याख्या एक चैनल पर मिल जाएगी। चैनल का नाम है CUDP लर्निंग। जी हाँ, यहाँ पर सभी पार्ट वाइज जो इम्पॉर्टेंट गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उनको कराया जा रहा है। अच्छी राइटिंग में कराया जा रहा है, अच्छे मतलब कि एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी तैयारी चैनल पर हो रही है, तो आप उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा गद्यांश जो है भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है और ये तीसरा गद्यांश इस चैप्टर का है। इससे पहले 2 गद्यांश चैनल पर अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गद्यांश को हल करने से पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना चाहिए। तो अब देखिए, हम यहाँ पर पढ़कर आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। इस तरह का गद्यांश अपने विद्या में या फिर आप जो है अपने किताब में पहले मिला लीजिए, ठीक। और इस गद्यांश के एक एक प्रश्न के उत्तर बड़े बारीकी से हम यहाँ पर आप सभी को समझाने जा रहे हैं, तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक। पहला प्रश्न इसमें किया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे। आप यहाँ पर तो मैं बता दूँ भाषा और आधुनिकता, वहाँ जाकर भूल जाएं। तो देखिए, भाषा और आधुनिकता के चैप्टर में भाषा जरूर रहेगा पूरे गद्यांश में, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। शुरू में ही यहाँ पर देखने को मिल गया, बीच में भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यानी भाषा और आधुनिकता के चैप्टर है तो भाषा देखने को मिल जाएगी, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो मैं जैसा कि पहले कई वीडियो में बता दिया हूँ कि जिस गद्यांश का आप व्याख्या कर रहे हैं उस गद्यांश की शुरुआत के कुछ शब्द और लास्ट के कुछ शब्द लिखकर बीच में डॉटेड लाइन कर दीजिए। फिर उत्तर नंबर फर्स्ट, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता। उत्तर नंबर सेकंड, लेखक का नाम, पहले का ही उत्तर, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। देखिए, दूसरा यहाँ पर जो है रेखांकित अंश की व्याख्या की बात कर रहा है, तो मैं देखना चाहूँगा कि रेखांकित अंश कहाँ पर लगा है और उसको कैसे हम लोग व्याख्या करेंगे। उसका लिखा है भाषा की साधारण इकाई शब्द है, ठीक। जो भाषा की साधारण इकाई होती है, यानी भाषा की साधारण इकाई क्या है? शब्द। और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यानी अगर शब्द नहीं होंगे तो भाषा का कोई अर्थ ही नहीं। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। यानी भाषा की जो मूल इकाई है, जो एक प्रकार से मतलब जहाँ से भाषा शुरू होती है वो शब्द ही है। बिना शब्द के कोई भाषा नहीं होती, ये बात ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लेखक के अनुसार भाषा की सर्वप्रमुख इकाई शब्द है। लेखक के अनुसार भाषा की सर्वप्रमुख इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में, अगर शब्द नहीं है, अभाव में भाषा का विकास और उसका अस्तित्व ही असंभव है। यानी अगर शब्द नहीं है तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि भाषा का विकास और उसका अस्तित्व जो है वो असंभव है, याद रखिएगा। बिना शब्दों के भाषा के विभिन्न पक्षों का विकास कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। मतलब इसके विभिन्न पक्ष, जो अलग अलग पक्ष होते हैं, उसका विकास कर पाना बिना शब्दों के बहुत कठिन कार्य है। यहाँ तो भाषा के विकास की दिशा में भी जो प्रयास किए जाते हैं, जो भाषा के विकास की दिशा में भी जो प्रयास किए जाते हैं वे भी शब्दों के रूप में ही होते हैं। भाषा का समस्त व्याकरणिक एवं प्रायोगिक पक्ष शब्दों की आधारशिला पर ही विकसित होता है। यानी कुल मिलाकर भाषा को अगर फलना है, फूलना है तो शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। नाउ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? इस प्रश्न का छोटा सा उत्तर है, अभी हमने ऊपर व्याख्या किया उसी तरह से यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर शुरू होती है, ठीक, या शब्द स्तर पर शुरू होती है। आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ अगले प्रश्न में हमारा क्या है कि 2 शब्द आए हैं और उनके उत्तर हमको लिखने हैं। अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है? मूल प्रकृति और अविकृत ढंग का, देखिए, अविकृत ढंग का आशय विदेशी भाषा से लिए गए उन शब्दों से हैं जिन्हें हम यह मानकर प्रयुक्त करते हैं कि उन शब्दों जो हैं किसी प्रकार का दोष और विकार नहीं है। तो देखिए, अविकृत ढंग, विकृत मतलब दोष, विकृत, ठीक है। तो अविकृत ढंग क्या है? इसका आशय विदेशी भाषा के उन शब्दों से है जिन्हें हम ये मानकर प्रयुक्त करते हैं कि उन शब्दों में, यहाँ में लिख दीजिएगा, में किसी प्रकार का कोई दोष अथवा विकार नहीं है। तो ये होता है अविकृत ढंग का अर्थ। इसी प्रकार मूल प्रकृति का आशय है कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं
उन्हें हम अपनी भाषा के मूल प्रकृति के अनुरूप शुद्ध रूप में संशोधित करना पड़ता है। शुद्ध रूप में हमें क्या करना पड़ता है? संशोधित करना पड़ता है। तो ऐसा करके ही हम शब्दों को जो है सांस्कृतिक दृष्टि से प्रयुक्तनीय बना सकते हैं। तो यानी उसको मूल रूप में हम अपने भाषा में संशोधित कर लेते हैं, तो ये मूल प्रकृति हो जाएगी और वो आपका अविकृत ढंग हो जाएगा, जो कि इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका, शायद आपको उत्तर पता ही होगा कि किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है, मतलब नहीं सही है, नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर शब्द के अभाव में, तो इसका उत्तर आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध करके ग्रहण करना पड़ता है। ठीक, तो ये उसी प्रश्न का उत्तर था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न किया गया था तो मैंने इसका उत्तर लिख दिया। साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है? तो देखिए, किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है, तो साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध करके ग्रहण करना पड़ता है। ठीक, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है, पहले से बताया गया। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, नए शब्दों का गठन कैसे होता है? नए शब्दों का गठन अनजाने में और अनायास होता है, ये ध्यान दीजिए, अनजाने में और अनायास होता है। और अगला प्रश्न हमारा है कि किन विदेशी शब्दों को लेकर हम नवीन भाषा इस्तेमाल करते हैं? कौन से विदेशी शब्द हैं? अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द लेकर हम नवीन शब्द इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भाषा की साधारण इकाई क्या है? तो जाहिर सी बात है, इसी 3 बार प्रश्न रिपीट कर लिया गया कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। और लास्ट में आपका अर्थ लिखना है, दैनंदिन और जो है अनायास शब्द का अर्थ। तो ये दैनंदिन का अर्थ होता है प्रतिदिन या लगातार, और अनायास शब्द का अर्थ होता है बिना प्रयत्न के या सरलता से। तो इस तरह से आप इसका भी जो है व्याख्या तैयार कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।